आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सत्य कथन है या है? देखिए, ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में नहीं बल्कि इसके पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर होगा आपका बी। वेलिंगटन द्वीप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, कजाकिस्तान। वेलिंगटन द्वीप भारत के केरल राज्य में स्थित है और यह पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील में स्थित है। यानी केरल की जो वेम्बनाड झील है ये उसमें स्थित है। वेम्बनाड एक लैगून झील है और वेम्बनाड झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। वेलिंगटन द्वीप जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है? समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें या इनमें से कोई नहीं? समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा ये सभी तटीय अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, द्वीप समूह बोर्नियो पर कौन सा एक देश अवस्थित नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित बोर्नियो द्वीप समूह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह राजनीतिक रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। सिंगापुर इस पर नहीं पड़ता है। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला। पांचवा प्रश्न है, टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें, बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांध, लघु जल विद्युत केंद्र। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। टिकिंग हाइड्रो बम, बृहद हिमालय की कृत्रिम झीलें और बृहद हिमालय में स्थित बड़े बांधों को ये नाम दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बृहद हिमालय रीजन जो है भूकंप जोन 5 में पड़ता है और यह भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। तो यहाँ पर किसी तरह की कृत्रिम झील बनाना या यहाँ पर बड़े बांध का निर्माण करना एक खतरे की घंटी है। यानी कभी भी यहाँ पर भूकंप आ सकता है और भूकंप आने की वजह से कृत्रिम झील या बड़ा बांध टूट सकता है और भारी मात्रा में तबाही आ सकती है। इसीलिए इसको टिकिंग हाइड्रो बम की संज्ञा दी गई है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु की प्रमुख विशेषता नहीं है? वर्ष भर समान उच्च वर्षा, आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, गर्म एवं शुष्क समशीतोष्ण जलवायु। देखिए, वर्ष भर समान वर्षा और समान उच्च तापमान ये विस्फीति प्रदेश की जलवायु की विशेषता है। यानी जो विस्फीति प्रदेश होते हैं उनकी जलवायु की विशेषता होती है कि वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है और समान उच्च तापमान रहता है। आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, गर्म एवं शुष्क समशीतोष्ण जलवायु ये सभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है ए वाला। सातवां प्रश्न है, मक्का में व्हाइट बड रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? कोबाल्ट, आयरन, जस्ता, बोरॉन। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी की वजह से होता है और इस रोग में पत्तियों का बड यानी सीड्स सफेद हो जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियां, मरुस्थल। पर्वतों के ऊपरी भाग निचले भागों की तुलना में शीघ्रता से ठंडे और गर्म होते हैं। इसकी वजह से पर्वतीय इलाकों में स्थानीय पवनें चलती हैं। तटीय भूमियों की बात करें तो तटीय भूमियां अपना तापमान आसपास के समुद्र की तुलना में शीघ्रता से बदलती हैं। ये दिन में समुद्र से अधिक गर्म हो जाती हैं और रात्रि में समुद्र से अधिक ठंडी हो सकती हैं। तो तटीय भूमियों की वजह से स्थानीय पवनें चलती हैं। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल निकटवर्ती भूमियों की अपेक्षा शीघ्रता से अपना तापमान परिवर्तित करते हैं। शुष्क ग्रीष्मकाल में मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और इनकी उच्च ऊष्मा निकटवर्ती क्षेत्रों की ओर अधिवाहित होने लगती है, जिसे गर्म स्थानीय पवनें कहते हैं। तो ये तीनों ही जो कारक हैं, ये तीनों ही कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा आठवें का डी यानी उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है,
अभिकथन, बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया न्यूनतम होती है। कारण, बलुई मिट्टी का रंध्र बड़ा होता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होता है उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावी होती है, और जिस मिट्टी में का रंध्र बड़ा होता है उसमें केशिका क्रिया न्यूनतम होती है। इसलिए चिकनी मिट्टी में केशिका क्रिया प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल, हिमटोपियां। सूर्यातप का तात्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है, और धवलता जो है कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे धरातल की विषमता, पथरीला विषम धरातल, हिम आवरण और बलुई या रेतीले जमाव, जल राशियों की गहराई। तो इन सब से धवलता प्रभावित होती है। गहरे महासागरों की बात करें तो देखिए, जितनी अधिक गहराई होती है सूर्यातप का परावर्तन उतना ही कम होता है। तो गहरे महासागरों में सूर्य के प्रकाश का परावर्तन सबसे कम होता है। प्रवाल सागरों में इससे ज्यादा होता है, रेतीले मरुस्थल में थोड़ा इससे ज्यादा होता है, और हिम टोपियों में सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर सबसे कम सूर्य के प्रकाश का परावर्तन गहरे महासागर में होता है। तो आपका सही आंसर होगा 10वें का ए वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हिमनद से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ड्रमलिन, यू आकार की घाटी, एरिट, टोम्बोलो। देखिए, हिमनद से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक तो अपवर्तनात्मक और दूसरी निक्षेपात्मक। तो यहाँ पर एरिट और यू आकार की जो घाटी है, ये दोनों हिमनद से बनने वाली अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां हैं, यानी ये अपवर्तन वाली स्थलाकृतियां हैं। वहीं ड्रमलिन जो है ये हिमनद से बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। टोम्बोलो का संबंध जो है हिमनद से नहीं है। टोम्बोलो एक लैंडफॉर्म है जो विशिष्ट परिस्थितियों के कारण पूर्व में अलग हुए दो द्वीपों के बीच समय के साथ विकसित होता है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा डी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्न देशों के समूह को उत्तर से दक्षिण क्रम में दिए गए कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। इथियोपिया, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसके लिए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पे मैप पर चलते हैं। तो आपको यहां पर नॉर्थ से लेकर साउथ में जाना है, नॉर्थ से स्टार्ट करना है, साउथ में जाना है। तो नॉर्थ से चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका पड़ेगा सूडान। तो सूडान पहले नंबर पर आएगा। सूडान से जब आप चलेंगे फिर आपका आएगा इथियोपिया। ये सूडान के बाद आपका इथियोपिया ही पड़ रहा है, इथियोपिया है ये। तो सेकंड नंबर पर आपका आएगा इथियोपिया। देखिए, इथियोपिया के बाद आएगा आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया ये रहा। मैं नाइजीरिया के यहाँ से एक लाइन डाल दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि नाइजीरिया जो है ये सोमालिया से ऊपर है। तो इसके बाद आपका आएगा तीसरे नंबर पर आएगा नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद फिर आपका आएगा सोमालिया। देखिए, मैंने लाइन इसीलिए डाली है ताकि आपको ये ना लगे कि नाइजीरिया और सोमालिया दोनों बराबर दिख रहे हैं। इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा सोमालिया ऊपर है। सोमालिया ऊपर नहीं है, बल्कि नाइजीरिया से नीचे बढ़ेगा। तो उत्तर से दक्षिण हम लोग चलेंगे तो पहले सूडान पड़ेगा, फिर इथियोपिया पड़ेगा, उसके बाद नाइजीरिया, फिर सोमालिया पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर सही कूट होगा 3, 1, 2, 4। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशियाई द्वीप समूह है? ताहेती, सोलोमन, मार्शल, समोआ। देखिए, ताहेती और समोआ ये दोनों जो है पोलिनेशियाई द्वीप समूह है। वहीं मार्शल जो है ये माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह है, और सोलोमन जो है ये मेलानेशियाई द्वीप समूह है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, यानी 1 और 4। 14वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करें। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। आपको यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल गर्म सागरों में उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा पर ये चक्रवात नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहां कोरियालिस पल अनुपस्थित होता है।
तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। इन चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है, इसलिए महाद्वीपों पर पहुंचने पर ये क्षीण हो जाते हैं और तटों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही सही हैं। आपका सही आंसर होगा सी वाला, 1, 2 और 3। 15वां प्रश्न है, यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं। सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है। एस्टोनिया, देखिए एस्टोनिया जो है ये बाल्टिक राज्य का हिस्सा है। सर्बिया जो है ये बाल्कन राज्य का हिस्सा है। स्वीडन जो है स्कैंडिनेवियाई राज्य का हिस्सा है। और मॉन्टेनेग्रो पूर्व यूगोस्लावियन राज्य का हिस्सा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, 1, 2, 3, 4। 16वां प्रश्न है, केप अगुलहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है। आपको यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। केप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक करता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सही आंसर होगा सी, 1 तथा 2 दोनों। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। शहर, प्रमुख उद्योग, मिलान रेशमी वस्त्रोद्योग, तुरिन मोटर कार, ब्रेडफोर्ड सूती वस्त्र, मुल्तान मिट्टी के बर्तन। देखिए मिलान जो है ये इटली का शहर है और ये जो है रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तुरिन जो है ये भी इटली का एक शहर है और ये जो है मोटर कार के लिए फेमस है। ब्रेडफोर्ड जो है ये ब्रिटेन का शहर है और ये जो है ये ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, ना कि सूती वस्त्र के लिए, यानी ये ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। तो सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। मुल्तान जो है पाकिस्तान का एक शहर है और ये मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है सी वाला। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं आयनमंडल से संबंधित हैं। रेडियो तरंगों का विक्षेपण, उत्तरी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, दक्षिणी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, उपरोक्त सभी। आयनमंडल का विस्तार जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में है। तो आयनमंडल में रेडियो तरंगों का विक्षेपण, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश, इसके दर्शन, ये सब आयनमंडल में होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। ये सभी घटनाओं का संबंध जो है आयनमंडल से है। आपका सही आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सत्य है। यह लौह उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, यह चलवासी पशुपालकों हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल लौह उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इलिनॉस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेनिसिल्वेनिया, ग्रेट लेक्स प्रदेश और पिट्सबर्ग आदि प्रदेश शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 20वां प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है अल्जीरिया को इटली से, मोरक्को को पुर्तगाल से, ट्यूनीसिया को इटली से, मोरक्को को स्पेन से। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के स्पेन से अलग करती है तथा यह जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 21वां प्रश्न है, अक्षांश परिभाषित किया जाता है किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की रेखीय दूरी की माप, कोणीय दूरी की माप, अर्धकोणीय दूरी की माप, परिधीय दूरी की माप। अक्षांश किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय की दूरी की माप को कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है और विषुवत वृत्त आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश होता है। तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला। 22वां प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन एक असत्य है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। ये वृत्ताकार होती हैं, इनकी लंबाई बराबर होती है, इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रम से कम होती जाती है।
देखिए देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं, तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है। देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं बल्कि ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है और सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से असत्य हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 अंश घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में घूमेगी 360/24, तो 24 का जब आप भाग दे देंगे तो आप पाएंगे कि एक घंटे में ये 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन करती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और पश्चिम के स्थानों का समय इससे पीछे होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा, तो आंसर होगा आपका डी वाला। 24वां प्रश्न है, यूरोप तथा एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कहलाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। देखिए वह सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में सभी प्रकार के जीव रहते हैं। इस सीमित क्षेत्र में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 26वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकगुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट मिचेल। देखिए तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब है कि यह किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। अधिकांश ऊंचे पर्वत किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन माउंट किलिमंजारो किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, माउंट किलिमंजारो। 27वां प्रश्न है, महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और भूटान। महाकाली नदी संधि भारत और नेपाल के बीच में है। यह जो है भारत और नेपाल के बीच में 1996 में हुई थी। महाकाली नदी का एक और नाम है, इसका एक और नाम शारदा नदी है। तो इस जल संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचमेश्वर परियोजनाएं आती हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 28वां प्रश्न है, ड्रमलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल या नदी, हिमानी, पवन या इनमें से कोई नहीं। ड्रमलिन का आकार उल्टी नौका के समान होता है। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उससे बनने वाली स्त्राकृतियों को ड्रमलिन कहते हैं। तो ड्रमलिन जो है हिमानियों से बनने वाली स्त्राकृतियां हैं। आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 29वां प्रश्न है, मैकआर्थर नदी क्षेत्र, सिगार लेक, ईगल पॉइंट आदि प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र किस देश में अवस्थित हैं? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कजाकिस्तान में, यूक्रेन में। मैकआर्थर नदी क्षेत्र, सिगार लेक, ईगल पॉइंट आदि प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र कनाडा में अवस्थित हैं। कनाडा को यूरेनियम सिटी की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तर पश्चिम में अथाबस्का झील के किनारे स्थित है, यानी ये अथाबस्का झील के किनारे पड़ती है यूरेनियम सिटी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला।
30वां प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर, 5500 मीटर। तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अन्य नाम चेमतांग है। ये तिब्बत के पठार का एक और नाम है, इसका नाम चेमतांग भी है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 31वां प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी व वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति में अधिकतम आर्थिक सामाजिक कल्याण प्रदान करती है, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करती है, अधिकतम प्रकाश प्रदान करती है। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, इसका जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को माना जाता है। यानी जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, इसके जनक एडविन केनन है और ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी और वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है जो न्याग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा है। देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यह अफ्रीका के 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया में विस्तृत है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये 2nd नंबर की झील है विश्व में। पहले नंबर पर यूएसए की लेक सुपीरियर आती है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से ही होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात कांगो नदी पर नहीं है बल्कि ये जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात अमेरिका के प्रसिद्ध न्याग्रा जलप्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। तो यहां पर आपका 2nd वाला गलत हो जाएगा। यानी ये वाटरफॉल जो है कांगो नदी पर नहीं है बल्कि जाम्बेजी नदी पर है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर होगा यहां पर ए, केवल 1। 33वां प्रश्न है, सूची 1 में देश दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी है। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। बोलिविया की राजधानी लापाज है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, यानी 2, 1, 4, 3। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध देश है? उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, चिली। इसके लिए मैप पर चलते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल 2 देश ऐसे हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं। एक तो बोलिविया है और दूसरा पराग्वे है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला, पराग्वे। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? सवाना, कैंपोस, लानोज, कैंटबरी। सवाना अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को बोला जाता है। कैंपोज ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को बोला जाता है। लानोज जो है कोलंबिया और वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को बोला जाता है। कोलंबिया और वेनेजुएला के जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको लानोज बोला जाता है। वहीं कैंटबरी जो है ये न्यूजीलैंड के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो कैंटबरी जो है न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा डी वाला। 36वां प्रश्न है, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? अफ्रीका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है
तो आपका सही आंसर होगा सी वाला। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरल सागर कजाकिस्तान व तजाकिस्तान की सीमा बनाता है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। आपको यहाँ पर सही कथन की पहचान करनी है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और तजाकिस्तान की नहीं, बल्कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और अमू दरिया, सर दरिया जो नदियां हैं वो इसी अरल सागर में आके गिरती हैं। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है, केवल सेकंड वाला सही है। तो आंसर होगा आपका बी, केवल 2। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जनजातियां, संबंधित देश, एटा, फिलीपींस, आइनू, चीन, फेल्ला, मिस्र, यूइत, साइबेरिया। देखिए, एटा जनजाति जो है ये फिलीपींस के पर्वतों पर रहने वाली नीग्रो लोग हैं। आइनू जो है, आइनू जनजाति जापान के मूल निवासी हैं। इनका संबंध जापान से है, ना कि चाइना से। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। फेल्ला जो है ये मिस्र में नील नदी घाटी के खेतिहर मजदूर हैं। यूइत साइबेरिया में, यानी ये साइबेरिया अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप के एस्किमो लोग हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 39वां प्रश्न है, अभिकथन अरुण यूरेनस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। कारण, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हमारे सौरमंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एक तो शुक्र ग्रह है और दूसरा आपका अरुण ग्रह है। तो ये दोनों ग्रह जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। इसी वजह से इनमें सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, सियरा नेवादा, उपरोक्त सभी। जब 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारों के स्तंभ नीचे धंस जाएं, तो ऐसे में ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत में सतपुड़ा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और यूएसए में सियरा नेवादा ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला, उपरोक्त सभी। 41वां प्रश्न है, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में कमी आ जाती है। जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र एपी सेंटर कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति तथा एस तरंगें प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। देखिए, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में कमी नहीं आती है, बल्कि ये बढ़ जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जिस जगह से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र नहीं बल्कि भूकंप मूल बोलते हैं, अर्थात इसको फोकस बोला जाता है। और जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों को अनुभव किया जाता है उसे भूकंपी केंद्र कहते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है। पी तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं, जबकि एस तरंगें प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा ए वाला, केवल थर्ड। 42वां प्रश्न है, सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? 21 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष। सूर्य से सौर ज्वाला के निकलने के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इन्हें ही सौर कलंक कहते हैं। इसके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है। इसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। सौर कलंक सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, जिनका औसतन तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कर्मेडेक गर्त, उत्तरी प्रशांत महासागर,
सुंडा गर्त, हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको गर्त, अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, आर्कटिक महासागर। देखिए कर्मेडेक गर्त जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर में है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है ए वाला। 44वां प्रश्न है, पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पहले सबसे छोटा और उससे बड़ा, मेंटल, क्रस्ट, क्रोड। देखिए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा परपटी का होता है, यानी 1% हिस्सा जो है क्रस्ट का होता है। इसके अलावा 84% जो है वो मेंटल का होता है और 15% हिस्सा जो है क्रोड का होता है। तो यहां पर आपका पहले आएगा क्रस्ट, फिर क्रोड, फिर मेंटल, यानी 2, 3, 1। तो आपका सही आंसर है यहां डी वाला। कारष्ट स्त्राकृतियां होती हैं भौम जल द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित। भौम जल द्वारा चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में निर्मित भूदृश्यों को कारष्ट स्त्राकृतियां कहते हैं। इनका नामकरण पूर्व यूगोस्लाविया और डाल्मेशियन तट पर स्थित स्त्राकृतियों के नाम पर किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 46वां प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायी पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय बल, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादित किया और यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। इसके अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के लिए 2 बल उत्तरदायी थे। इनमें एक बल तो पोलर फ्लीइंग बल है, तो पोलर फ्लीइंग बल जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। वहीं दूसरा बल जो है ज्वारीय बल है और ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 46 का डी वाला, पृथ्वी का घूर्णन। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, नजका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड विभिन्न प्लेटों में विभक्त है और ये गतिमान है। इन प्लेटों को बृहद और लघु प्लेटों में बांटा गया है। तो प्रशांत प्लेट, आर्कटिक प्लेट, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये सभी बड़ी प्लेटें हैं, जबकि नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, ये सभी छोटी प्लेटें हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 48वां प्रश्न है, भूकंप के अधिकेंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वह स्थान है जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है। यहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। देखिए वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र या फिर अवकेंद्र कहा जाता है। यानी उसके उद्गम केंद्र या फिर अवकेंद्र कहते हैं, ना कि अधिकेंद्र। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र या फोकस के समीपतम होता है वह अधिकेंद्र कहलाता है और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला, केवल 2। 49वां प्रश्न है, पृथ्वी के परपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट, इसके बाद फिर मेंटल और फिर आपका कोर। तो पृथ्वी की परपटी में जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन इसमें 40.60% पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद फिर सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन इसमें जो है 27.72% पाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर ए वाला, ऑक्सीजन। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। देखिए महाद्वीपों के क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर सबसे कम क्षेत्रफल
यूरोप महाद्वीप का है। तो आपका सही आंसर है 50 का बी वाला, और सबसे बड़ा यहां पर एशिया महाद्वीप है। 51वां प्रश्न है, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? डेविस, हैरी हेस, पेंक, कोबर। जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर के अनुसार भूसन्नतियां पर्वतों का पालना रही हैं। वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। कोबर ने हिमालय तुल्य पर्वतों के लिए इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। कोबर के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टैथीज भूसन्नति से हुआ है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 52वां प्रश्न है, अभिकथन समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। कारण समताप मंडल बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, और समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं क्योंकि समताप मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। समताप मंडल में ओजोन परत की लेयर होती है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहां पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा आपका ए वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? जलवायु, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उपरोक्त सभी। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक और आर्थिक कारक होते हैं। भौतिक कारकों में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं आ जाती हैं। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण आ जाता है। तो जलवायु जो है ये भौतिक कारक है, वहीं नगरीकरण और औद्योगिकरण ये आर्थिक कारक हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला, उपरोक्त सभी। 54वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रैंप घाटी का उदाहरण है? असोम की ब्रह्मपुत्र घाटी, एशिया का मृत सागर, लाल सागर, या इनमें से कोई नहीं। रैंप घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति ही रहे, लेकिन संपीड़नात्मक बल की वजह से किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। तो असोम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वो रैंप घाटी का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 55वां प्रश्न है, सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कहलाता है प्रकाश मंडल, कोरोना, सौर ज्वाला, सौर कलंक। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है ये कोरोना या किरीट कहलाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। देखिए, प्रकाश मंडल जो है सूर्य का वह भाग है जो कि हमें आंखों से दिखाई देता है। सौर ज्वाला का मतलब है कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके वायुमंडल में चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। सौर कलंक का मतलब क्या है कि जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, उसे सौर कलंक कहते हैं। आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। शुक्र जो है पृथ्वी से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से लेकर 95% है। इस कारण यहां प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 57वां प्रश्न है, सूची 1 में प्रसिद्ध उपनाम दिए गए हैं और सूची 2 में देश, राज्य या स्थान है। यूरोप की तेल राजधानी, देखिए यूरोप की तेल राजधानी एवरडीन को बोला जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट, ब्लू ग्रास स्टेट जो है केंटुकी को बोला जाता है। मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। नहरों का शहर वेनिस को बोला जाता है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1 यानी बी वाला। सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, सर्वाधिक दूर होता है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इस अवस्था को पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इस अवस्था में
चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनविच रेखा एवं विषुवत रेखा आपस में मिलती हैं? गिनी की खाड़ी में, भूमध्य सागर में, अरल सागर में, लाल सागर में। पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है और शून्य अंश देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा ये गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 60वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? भौगोलिक खोजें, खोजकर्ता, ग्रहों की गति का नियम, केपलर, सौरमंडल की खोज, कोपरनिकस, केप ऑफ गुड होप, कोलंबस, उत्तरी ध्रुव की खोज, रॉबर्ट पिपरी। देखिए, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की है, केप ऑफ गुड होप की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि वास्को डिगामा ने की है। ये पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने इसकी खोज की है। तो आपका सी वाला गलत हो जाएगा। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होकर 1498 ईस्वी में भारत के कालिकत तट पर पहुंचा था। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पिपरी ने की। तो आपका यहां पर गलत वाला आंसर होगा सी वाला। 61वां प्रश्न है, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू तथा रेत आदि के जमाव से निर्माण होता है हिमानी मैदान का, कारष्ट मैदान का, लोयस मैदान का, संप्राय मैदान का। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू तथा रेत आदि के जमाव से लोयस मैदान का निर्माण होता है। हिमानी मैदान का निर्माण बर्फ के जमाव की वजह से होता है। चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्र में जल के घुलने से कारष्ट मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप संप्राय मैदान का निर्माण होता है। तो हमारा यहां सही आंसर है सी वाला। 62वां प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में स्थित किस देश को जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन। जलवायु और भूमि की दृष्टि से फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। इसके उत्तरी और पश्चिमी भागों में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिलती है, जबकि इसके पूर्वी भाग में महाद्वीपीय जलवायु और दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। यह यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 63वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है? कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया। देखिए, भूमध्य रेखा विश्व में 13 देशों से होकर जाती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबान, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किर्बितीन, ये भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश हैं। तो यहां पर जो है इथियोपिया इस पर नहीं पड़ता है। तो आपका सही आंसर होगा 63 का डी वाला। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? कनारी धारा, बेंगुएला धारा, फ्लोरिडा धारा, फॉकलैंड धारा। फ्लोरिडा जलधारा एक गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम का भाग है। गल्फ स्ट्रीम धारा में फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह सम्मिलित किया जाता है। फ्लोरिडा धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है और बाद बाकी यहाँ पर कनारी धारा, बेंगुएला धारा, फॉकलैंड धारा, ये सभी धाराएं ठंडी धारा हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 65वां प्रश्न है, प्रवास का गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिफिथ टेलर, रॉय ली, रेमेस्टीन, माइकल टोडारू। प्रवास का गुरुत्व मॉडल रॉय ली द्वारा दिया गया था। रॉय ली ने बताया कि दूरी का अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। प्रवास के संदर्भ में नियमों का निर्धारण सबसे पहले रेमेस्टीन ने किया। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? प्रचलित पवन देश, ब्रिकफील्डर, ऑस्ट्रेलिया, बोरा, इटली, मिस्ट्रल, रूस, लेवांटर, स्पेन। देखिए, ब्रिकफील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है, बोरा इटली में
मिस्ट्रल का संबंध जो है स्पेन और फ्रांस से है। मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय पवन है जो मुख्यतः स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। यह रोन नदी घाटी से होकर चलती है। यह तापमान को हिमांक से नीचे गिरा देती है। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। लेवांटर स्पेन में चलती है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 67वां प्रश्न है, सूची 1 में उपनाम दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। मोतियों का द्वीप, देखिए मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। एंटलीज का मोती क्यूबा को बोला जाता है। एम्पायर सिटी जो है न्यूयॉर्क को बोला जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को बोला जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2। ये आंसर है यहां पर सी वाला। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता है? हिमाच्छादित सतह, दीर्घ ठंडी रात, शांत वायु, मेघाच्छादित आकाश। ताप व्युत्क्रम के लिए गर्म हवाओं का ऊपर पाया जाना आवश्यक है। हिमाच्छादन से अल्बिडो होता है। मेघाच्छादन से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है और शांत वायु की स्थिति में ऊष्मा का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं ताप व्युत्क्रमण की स्थिति बनाती हैं। जबकि दीर्घ ठंडी रात जो है ये ऊष्मा का मुक्त विसर्जन करके ताप विलोमता को नष्ट कर देती है। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है बी वाला। 69वां प्रश्न है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है और बीच में सूर्य है। तो इस परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के माध्य वेग से सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर बी वाला। 70वां प्रश्न है, अभिकथन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप में लवणता की मात्रा में कमी आती है। कारण भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता पाई जाती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः लवणता में कमी आती है। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। जबकि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती क्योंकि यहां पर उच्च वाष्पीकरण होता है। तो उच्च वाष्पीकरण के उपरांत यहां पर वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा पर लवणता कम हो जाती है। तो यहां पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आपका सही आंसर होगा सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। 71वां प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में, क्षोभ मंडल के निचले भाग में, समताप मंडल के उच्च भाग में, आयन मंडल के मध्य भाग में। ओजोन गैस वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी परत एक छन्नी की तरह कार्य करती है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत परत पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। इस स्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। वायुमंडल में होने वाली सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल के स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला। 73वां प्रश्न है, निम्न स्थानीय पवनों में कौन अन्य 3 से भिन्न है? पुनास, फोन, खमसिन, सोलेनो। पुनास एक ठंडी शुष्क पवन है जो एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारों पर चलती है। वहीं फोन, खमसिन और सोलेनो ये सभी गर्म पवनें हैं। फोन पवन जो है
ये आल्पस पर्वतमाला जो है उसके उत्तरी ढालों पर चलती है। खमसेन स्थानीय पवन मिस्र में चलती है। सोलेनो जो है सहारा रेगिस्तान में चलती है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा ए वाला, पुनास। 74वां प्रश्न है, सूची 1 में स्थानीय पवन दी हुई है, सूची 2 में उनका क्षेत्र दिया हुआ है। काराबुरान जो है ये मध्य एशिया में चलती है। टेम्पारोल मध्य अमेरिका में चलने वाली पवन है। सिस्टन जो है पूर्वी ईरान में चलने वाली स्थानीय पवन है। सिमुम अरब रेगिस्तान में चलने वाली पवन है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। आंसर है यहां पर सी वाला। 75वां प्रश्न है, तापीय विस्कुमण की स्थिति में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, किंतु जब यह क्रम उलट जाता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो इसे तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। तापीय व्युत्क्रमण की दिशा स्वच्छ आकाश, शुष्क हवा और मंद समीर की स्थिति में और अधिक प्रभावी हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है? रियो ग्रांडे, वोल्गा, नाइजर, कांगो या जायरे? देखिए, वोल्गा नदी जो है वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, यानी ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा तैयार करती है। नाइजर नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरती है और इसे तेल नदी भी कहते हैं, यानी ये गिनी की खाड़ी में गिरती है और इसको तेल नदी भी बोला जाता है। कांगो या जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, वोल्गा नदी। 77वां प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सम्मिलित हैं? उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, 1, 2, 3 और 4। 78वां प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल? आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 79वां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन हेतु, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान हेतु, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से नगरीय, शिक्षित और साक्षर बनता है, तो उस समाज की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, ए और बी दोनों। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास हेतु प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन प्रवास कहलाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 प्रकार के कारक आ जाते हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक हैं और दूसरे अपकर्ष कारक हैं। प्रतिकर्ष कारकों में बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, प्रतिकूल जलवायु, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, महामारियां, राजनीतिक अशांति, रहन सहन की निम्न दिशाएं, ये सब प्रतिकर्ष कारक हैं। वहीं अपकर्ष कारकों में काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, अनुकूल जलवायु, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं,
ये सब अपकर्ष में आ जाते हैं। तो बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी ये प्रतिकर्ष कारक हैं। वहीं चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा ये अपकर्ष कारक हैं, ना कि प्रतिकर्ष। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा डी वाला। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? नगरीकरण, भू-आकृति, जलवायु, मृदा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता, भू-आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि हैं। जबकि खनिज, नगरीकरण ये सब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। तो नगरीकरण यहाँ पर आर्थिक कारक है, बाद बाकी जो कारक हैं ये आपके भौगोलिक कारक हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 82वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पश्चिम में, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की 85% से अधिक जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में निवास करती है। तो आपका सही आंसर है सी वाला। 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है? फोन, चिनूक, सिराकू, मिस्ट्रल। देखिए, फ्रांस में बहने वाली मिस्ट्रल स्थानीय पवन शीत और शुष्क है, और बाद बाकी फोन, सिराकू, चिनूक ये सब गर्म पवने हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 84वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? पर्वत, सर्वोच्च बिंदु, एंडीज, एंकांकागुआ, रॉकी, माउंट एल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, माउंट कोसिस्को। देखिए, एंडीज पर्वत का सबसे सर्वोच्च बिंदु एंकांकागुआ है, रॉकी पर्वत का माउंट एल्बर्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का माउंट कोसिस्को है। तो यहां पर आपके सभी युग्म सही सुमेलित हैं, तो आपका सही आंसर होगा बी वाला। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राइन नदी के संबंध में सत्य नहीं है? यह यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। देखिए, यहां पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। सेकंड वाला गलत है। जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रश्न में देखा था कि वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, तो यहां पर सी वाला सही है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है, तो यहां पर डी वाला भी सही है। यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 86वां प्रश्न है, निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा है? वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। 45% सापेक्षिक आर्द्रता वाला मौसम मनुष्य के लिए सबसे आरामदायक होता है। आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वाष्पीकरण एवं वर्षा। कूट की सहायता से आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वाष्पीकरण एवं वर्षा, पवन, घनत्व प्रवणता ये सब शामिल हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला, 1, 2 और 3। 88वां प्रश्न है, अभिकथन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान एक सा रहता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को
वार्षिक तापांतर कहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर तापमान एक सा रहता है, इससे वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? प्रमुख खनन केंद्र, अवस्थिति, बुरघान पहाड़ी, कुवैत, मरकैबो झील प्रदेश, वेनेजुएला, वेस्टफेलिया, जर्मनी, डोनेट्स बेसिन, कनाडा। बुरघान पहाड़ी जो है कुवैत में अवस्थित है, मरकैबो झील प्रदेश वेनेजुएला में अवस्थित है, वेस्टफेलिया जर्मनी में अवस्थित है, डोनेट्स बेसिन जो है ये कनाडा में नहीं है बल्कि ये यूक्रेन में पड़ता है। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है, तो आपका सही आंसर होगा 89 का डी वाला। 90वां प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जोड़ता है व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से, चेलियाबिंस्क को वैंकूवर से, कोलंबिया को सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट जॉन्स को सेंट पीटर्सबर्ग से। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। यह व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा। इन पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरणों के एल्बिडो मूल्य का घटता क्रम है। देखिए, किसी सतह की परावर्तन क्षमता को एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। पारितंत्र के अनुसार एल्बिडो मूल्य का घटता हुआ क्रम, सबसे पहले टुंड्रा, यानी जो आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है, टुंड्रा प्रदेश, तो वहां पर सबसे ज़्यादा परावर्तन होता है, तो टुंड्रा प्रदेश आएंगे। उसके बाद टैगा प्रदेश आएंगे, टुंड्रा के बाद टैगा आएंगे, टैगा के बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आएंगे, इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आएंगे। तो आपका यहां पर सही क्रम होगा 4-1-3-2। तो आंसर होगा यहां पर आपका बी वाला। 92वां प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। एल्यूमिनियम, कृषि उत्पादित अपशिष्ट, आर्सेनिक, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं? देखिए, जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक आसानी से सरल उत्पादों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, जैसे डीडीटी, कीटनाशी, एल्यूमिनियम और आर्सेनिक। ये सब जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं। तो एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, ये दोनों ही जो है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, 1 तथा 3। 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की कृषि को मुख्यतः यूरोपीय कृषि कहा जाता है? कॉफी, चाय, गन्ना, चुकंदर। देखिए, चुकंदर की कृषि को यूरोपीय कृषि कहा जाता है। यह मुख्यतः समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है। चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? सु नहर, कील नहर, वोल्गा नहर, विलेंड नहर। देखिए, कील नहर जो है, कील नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सु नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील को यूरन झील से जोड़ती है, यानी ये यूएसए में स्थित है सु नहर। वोल्गा नहर जो है ये मॉस्को नहर और मॉस्को क्षेत्र को जोड़ती है। विलेंड नहर जो है इरी और ऑन्टेरियो झील को जोड़ती है। तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला, कील नहर। 95वां प्रश्न है, विश्व की प्रमुख जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? जनजातियां, निवास स्थान, बद्दू, नफूद मरुस्थल, बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, समाई, मलाया प्रायद्वीप, बोरा, उत्तरी रब। बद्दू जनजाति का निवास स्थान नफूद मरुस्थल है। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कालाहारी मरुस्थल है। समाई जनजाति का निवास स्थान मलाया प्रायद्वीप है। वहीं बोरा जनजाति का निवास स्थान अमेजन बेसन है, यानी ये अमेजन के जंगलों में निवास करती है। खास करके ब्राजील, पेरू इत्यादि क्षेत्रों में ये रहती है।
तो यहाँ पर आपका चौथा वाला गलत है। आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला, 1, 2 तथा 3। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन सी एरिडोसॉल मृदा के संबंध में सत्य है? यह रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय व क्षारीय मिट्टी है। सतह के निकट इस मिट्टी में सोडियम की परत मिलती है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं जल का अभाव रहता है। सभी कथन सत्य हैं। एरिडोसॉल रेगिस्तानी प्रदेशों की लवणीय और क्षारीय मिट्टी है, तो यहां पर आपका ये वाला कथन सही है। एरिडोसॉल सतह के निकट इस मिट्टी में सोडियम की परत मिलती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और जल का अभाव रहता है, तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। यहां पर सभी दिए हुए कथन इसके संबंध में सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, सभी कथन सत्य हैं। 97वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, यह आपको बताना है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, जबकि ओशिनिया में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ओशिनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं? रॉबर्ट माल्थस, कार्ल मार्क्स, एडविन केनिन, नोटिस लीन। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनिन अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। इस सिद्धांत से आशय जनसंख्या के उस आकार से है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी और वर्तमान प्रविधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 99वां प्रश्न है, पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। देखिए, विलंब का कारण पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और चंद्रमा जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र से चंद्रमा आगे निकल जाता है, तो ज्वार केंद्र को चंद्रमा के बराबर पहुंचने के लिए 52 मिनट का समय लगता है। तो यहां पर आपका 1 और 4 सही है, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, 1 और 4। 100वां प्रश्न है, इजराइल की सीमा स्पर्श करती है लेबनान, सीरिया, टर्की एवं जॉर्डन। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। लेबनान, सीरिया, इराक एवं मिस्र। लेबनान, टर्की, जॉर्डन एवं मिस्र। इजराइल जो है ये पश्चिमी एशिया का एक देश है। इजराइल की स्थापना मई 1948 में फिलिस्तीन से विभाजन के फलस्वरूप हुई। तो इजराइल के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं मैप पर। आपके सामने यहाँ पर मैप दिया हुआ है। यहाँ पर नारंगी रंग का जो मैप देख रहे हैं ये इजराइल है। इजराइल के उत्तर में लेबनान है। इजराइल के उत्तर पूर्व में सीरिया है। इजराइल के पूर्व में जॉर्डन पड़ता है। इजराइल के दक्षिण में इजिप्ट है। इजराइल के दक्षिण पश्चिम में फिलिस्तीन है, और फिलिस्तीन का एक भाग गाजा पट्टी वाला है और दूसरा भाग वेस्ट बैंक वाला है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। 101वां प्रश्न है, चरनोजम मृदा के संबंध में असत्य कथन है। यह सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मृदा है। इसमें उर्वरक और सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। यह मिट्टी छोटी घास के स्टेपी मैदानों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। चरनोजम मृदा पेडोकल मृदा का एक प्रकार है। इसके A2 स्तर में ह्यूमस की अधिकता की वजह से इसका रंग काला होता है। इसके B स्तर में चूना एकत्र पाया जाता है। चरनोजम मृदा की बात करें तो यह सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मृदा है। तो यहाँ पर आपका ई वाला सही है। यहाँ पर आपका बी वाला गलत है। देखिए, इसमें उर्वरक और सिंचाई की अधिक नहीं बल्कि कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत है। यह मिट्टी छोटी घास के स्लैपी मैदानों में पाई जाती है। यहाँ सी वाला भी सही है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, तो डी वाला भी सही है। यहाँ पर आपका गलत वाला है बी वाला, तो आपका आंसर होगा बी। 102वां प्रश्न है, जीवी अनुक्रमण का सही क्रम कूट की सहायता से व्यवस्थित करें। प्रक्रिया,
आस्थापन, प्रवास, विवस्त्रीकरण, स्त्रीकरण। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन अनुक्रम या सक्सेशन कहलाता है और इस तरह के परिवर्तन के क्रम को क्रमक कहते हैं। इस तरह का जो परिवर्तन होता है इसके क्रम को क्रमक बोला जाता है। क्लीमेंट्स ने वनस्पति के अनुक्रमित विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा है। यानी जो क्लीमेंट महोदय हैं इन्होंने वनस्पति की जो अनुक्रमित विकास है इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया है। तो इनके अनुसार जो पहली स्टेज होती है वो विवस्त्रीकरण या न्यूडेशन की होती है। तो यहाँ पर विवस्त्रीकरण पहली स्टेज है। विवस्त्रीकरण के बाद माइग्रेशन होता है यानी प्रवास होता है। प्रवास जो है दूसरी अवस्था है। प्रवास के बाद तीसरी अवस्था होती है आस्थापन की। आस्थापन के बाद चौथी अवस्था होती है प्रतिक्रिया की और प्रतिक्रिया के बाद होता है स्त्रीकरण। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 4, 3, 2, 1, 5। आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 103वां प्रश्न है, पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागर के किस भाग में होता है? तटवर्ती सागर में, गहरे सागर में, छिछले सागर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागरों में गहराई वाले भाग में होता है। पेलेजिक निक्षेपों के अंतर्गत चूना प्रधान ऊज, सिल्का प्रधान ऊज ये आते हैं, जिसमें टेरापॉड, ग्लोबीजेरेना, रेडियोलेरियन, डायटम प्रमुख हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। 104वां प्रश्न है, भारत में मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति उदाहरण हैं? अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, एटॉल प्रवाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के मन्नार की खाड़ी में पाए जाने वाले प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति के उदाहरण हैं। यह महाद्वीपों या द्वीपों के किनारे निर्मित होते हैं। वहीं एटॉल प्रवाल की बात करें तो लक्षद्वीप समूह के प्रवाल वलय या एटॉल प्रवाल के उदाहरण हैं। ये भारत का जो लक्षद्वीप समूह है तो यहाँ पर जो प्रवाल श्रृंखला है वो एटॉल या फिर वलय प्रवाल का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 105वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। बृहद ज्वार पूर्णमासी तथा अमावस्या को आता है। अर्धजैनिक ज्वार 12 घंटे के अंतराल पर आता है। एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं। कूट की सहायता से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। देखिए, पहला वाला कथन सत्य है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। बृहद ज्वार पूर्णमासी और अमावस्या को आता है क्योंकि इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। सेकंड वाला गलत है। अर्धदैनिक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। यानी ये 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। यहां पर केवल 12 घंटे लिखे हुए हैं, तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका थर्ड वाला सही है। एक समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा उसके ठीक पीछे। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, 1 और 3। 106वां प्रश्न है, अभिकथन मैदानी अथवा मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। कारण, यह प्रतिरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में या धूलभरी आंधियों तथा मैदानी भागों में डाकू लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ अभिकथन बिल्कुल सही है। मैदानी अथवा मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसका रीजन ये है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में चलने वाली आंधियाँ वहाँ के जनमानस को, वहाँ के घरों को नुकसान पहुँचाती हैं। इस वजह से वहाँ की बस्तियों को आयताकार फॉर्मेट में स्थापित करवाया जाता है ताकि धूलभरी आंधियाँ मकानों के अंदर मिट्टी वगैरह न पहुँचा पाएँ। वहीं मैदानी भागों में आयताकार प्रतिरूप इसलिए पाया जाता है ताकि जो डाकू लुटेरे हैं उनसे मकानों को बचाया जा सके। तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 107वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से बेमेल युग्म या युग्मों का चयन करें। वन, प्रमुख वृक्ष, मानसूनी वन, सागौन और साल, भूमध्य सागरी वन, ओक और जैतून, सदाबहार वर्षा वन, हेमलॉक और स्प्रूस, शीतोष्ण कोणधारी वन, देवदार और चीड़। सागौन और साल जो है ये मानसूनी वनों के वृक्ष हैं। ओक और जैतून जो है भूमध्य सागरी वनों के वृक्ष हैं। वहीं हेमलॉक और स्प्रूस जो हैं ये सदाबहार
वनों के वृक्ष नहीं है, बल्कि ये शीतोष्णकटिबंधीय वनों के वृक्ष हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वन 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण भाग में पर्णपाती वनों के बीच में ये पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला सही है। देवदार और चीड़, हेमलॉक और स्प्रूस, ये चारों ही वृक्ष जो हैं ये शीतोष्णकटिबंधीय वनों के वृक्ष हैं। तो यहाँ पर आपका गलत वाला युग्म है तीसरा वाला, तो आंसर होगा आपका बी, केवल थर्ड। 108वां प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ। आर्डोविसियन काल में, कार्बोनिफेरस काल में, जुरासिक काल में, ट्रायसिक काल में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में किया था। ये सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विभाजन दो भागों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 109वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादन की मात्रा। मानव विकास के 4 स्तंभ समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादन की मात्रा नहीं बल्कि उत्पादकता है। जहां समता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था से है। सतत पोषणीयता से आशय मानव की प्रत्येक पीढ़ी को विकास का समान अवसर मिलने से है। सशक्तिकरण से आशय अपने विकल्प चुनने के लिए मनुष्य को शक्ति प्रदान करने से है। उत्पादकता से आशय मानव श्रम की उत्पादकता से है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा डी वाला। 110वां प्रश्न है, निम्न कृषि प्रकारों में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? मिश्रित कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, रोपड़ कृषि, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्व एशिया है। यह एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां विस्तृत वाणिज्यनाट्य कृषि नहीं की जाती है? स्टेपी क्षेत्र, प्रेरी क्षेत्र, विल्डर्स क्षेत्र, कांगो बेसिन। विस्तृत वाणिज्यनाट्य कृषि वहां की जाती है जहां खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और कृषि के सभी कार्य यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता अधिक होती है। इस प्रकार की खेती स्टेपी प्रदेश, प्रेरी प्रदेश, पयाज, विल्डर्स, डाउन्स और कैंटबरी क्षेत्र में की जाती है। तो कांगो बेसिन में ये नहीं होती है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला। 112वां प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? जल, दूध, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच एक ऐसी ही पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है, यानी इसमें पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 113वां प्रश्न है, अभिकथन कुटीर उद्योगों को पूंजी एवं परिवहन अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। कारण, इन उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और साधारण औजारों और परिवार के सभी सदस्य मिलकर इसमें उत्पादन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे चटाइयाँ बनाना, लघु मूर्तियाँ तैयार करना, बर्तन बनाना, फर्नीचर बनाना। ये सभी कुटीर उद्योगों में आते हैं। पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण जो हैं स्थानीय लोगों के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। 114वां प्रश्न है, जकारू है भेड़ का एक प्रकार का पक्षी जो उड़ नहीं सकता। एक प्रकार की घास। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर
कार्य करने वाले लोग। देखिए, जकारू जो है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। यहाँ मेरिनो जात की भेड़ों से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग बेसिन भेड़ पालन के लिए सबसे उपयुक्त भौगोलिक दशाएं उपलब्ध कराता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 115वां प्रश्न है, सूची 1 में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, सूची 2 में उनके तत्व हैं। माणिक, देखिए माणिक में एल्यूमिनियम तत्व होता है, संगमरमर में कैल्शियम तत्व होता है, हीरे में जो है कार्बन तत्व होता है, बालू में सिलिकॉन होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 3 1 4 2, यानी आंसर है डी वाला। 116वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत, देश, माउंट रेनियर, यूएसए, एटना, कोलंबिया, टाल, फिलीपींस, पेरिकुडन, इटली। माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना कोलंबिया में नहीं है, बल्कि ये मैक्सिको में पड़ता है, यानी ये मैक्सिको में है। टाल जो है फिलीपींस में है, पेरिकुडन इटली में है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 117वां प्रश्न है, यहां पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किलिमंजारो, किलिमंजारो एक पर्वत है। बोलीविया पठार है। डॉवर जो है क्लिफ है। हडसन मुहाग जो है नदी घाटी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, 1 2 3 4। 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक कनाडा में स्थित नहीं है? रेंडियर झील, अथावस्का झील, उर्मिया झील, ग्रेट स्लिप झील। देखिए, रेंडियर, अथावस्का, ग्रेट स्लिप ये सभी कनाडा की झीलें हैं, यानी ये सभी कनाडा की हैं। उर्मिया झील जो है ये ईरान में स्थित है, यानी ये झील जो है ईरान में पड़ती है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है सी वाला। 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? फॉकलैंड, बहामास, केप वर्ड, एजोर्स, बहामास, केप वर्ड, फॉकलैंड, बहामास, केप बर्ड, फॉकलैंड, एजोर्स, केप बर्ड, फॉकलैंड, बहामास, एजोर्स। देखिए, मेरे पास मैप नहीं है, आप लोग अपना ऑक्सफोर्ड एटलस खोलकर देख लेना या गूगल मैप में देख लेना। मैं यहाँ पर इनका सही क्रम बता दे रहा हूँ। इनका सही क्रम उत्तर से दक्षिण, एजोर्स सबसे उत्तरी है, उसके बाद बहामास पड़ेगा, उसका केप बर्ड है और दक्षिण में फॉकलैंड है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 120वां प्रश्न है, सूची 1 में केंद्र दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित उद्योग हैं। शंघाई जो है वस्त्र और मशीनरी के लिए फेमस है। मिलान जो है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नागोया जो है ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। हवाना जो है सिगार उद्योग से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है यहां पर बी वाला। 121वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। घने वन, वृक्षों की बहुरूपता, कठोर लकड़ी, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं में घने वन, वृक्षों की बहुरूपता और इन वनों की लकड़ियां बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। ये वन अत्यधिक दलदली भूमि में सघन रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनका व्यावसायिक महत्व बहुत कम है। तो यहां पर ये तीनों विशेषताएं हैं, जबकि डी वाला यहां पर नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 122वां प्रश्न है, सूची 1 में नदी दी हुई है, सूची 2 में शहर। वल्दावा जो है प्राग शहर की नदी है। मैंजनेरस जो है मैड्रिड शहर की नदी है। टगस जो है लिस्बन शहर की नदी है। डेन्यूब जो है बेलग्रेड शहर की नदी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, 1 2 3 4। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? पोर्टोरिको गर्त, एल्यूसियन गर्त, रोमांचे गर्त, सैंडविच गर्त। पोर्टोरिको गर्त जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। एल्यूसियन गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, यानी ये अटलांटिक में नहीं है, उत्तरी प्रशांत में है। रोमांचे गर्त जो है ये मध्य अटलांटिक महासागर में है। सैंडविच गर्त जो है
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित तुगमों पर विचार करें। सागर, साथ लगा हुआ देश, काला सागर, टर्की, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, लाल सागर, सीरिया। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा देश सही सम्मिलित है? देखिए, काला सागर जो है टर्की से लगा हुआ है, कैस्पियन सागर अजरबैजान से लगा हुआ है, लाल सागर सीरिया से लगा हुआ नहीं है। सीरिया जो है भूमध्य सागर से लगा हुआ है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत है, 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है ए, 1 और 2। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करें। तकला मकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन में स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्ते लुट रेगिस्तान ईरान में स्थित है। आपको यहां पर कूट की सहायता से बताना है कौन सा सही है। देखिए, तकला मकान रेगिस्तान पश्चिमी चीन में स्थित है। गिब्सन रेगिस्तान जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दस्ते लुट रेगिस्तान जो है ये ईरान में पड़ता है। तो यहां पर आपके सभी युग्म सही सम्मिलित हैं। आपका सही आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। 126वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा अपना मैत्री दूत नियुक्त किया गया है? अंजुम चोपड़ा, बाईचुंग भूटिया, नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल। देखिए, नवंबर 2022 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा अपना मैत्री दूत नियुक्त किया गया है। इसके तहत नीरज चोपड़ा भारतीय यात्रियों के लिए स्विट्जरलैंड के साहसिक, स्पोर्टी और शानदार आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 127वां प्रश्न है, विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किए जाने का निर्णय नवंबर 2022 में लिया गया है? भुवनेश्वर भारत, ढाका बांग्लादेश, तेहरान ईरान, पश्चिमी मिडलैंड्स ब्रिटेन। देखिए, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन पश्चिमी मिडलैंड्स ब्रिटेन में किए जाने का निर्णय लिया गया है। और यह पहली बार है कि कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया के बाहर किया जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 128वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में पहली बार भारत एवं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन सीएम रीप में किया गया। सीएम रीप स्थित है इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में। देखिए, नवंबर 2022 में पहली बार भारत और आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन सीएम रीप में किया गया। सीएम रीप जो है ये कंबोडिया में स्थित है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाना था। तो भारत की तरफ से यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 129वां प्रश्न है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इस वर्ष व्यवसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को यह पुरस्कार दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 के लिए व्यवसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन सारस पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं। इनका एक संस्थान है जिसका नाम है हरगिला। तो ये हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं, तो इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 130वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस देश को प्रतिस्थापित करके भारत विश्व स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया? रूस को, चीन को, दक्षिण कोरिया को, जापान को। देखिए, भारत विश्व स्टील उत्पादन में जापान को प्रतिस्थापित करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। विश्व के 5 प्रमुख स्टील उत्पादक देशों में चीन जो है ये पहले नंबर पर है। चीन के बाद सेकंड नंबर पर भारत है, थर्ड नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर यूएसए है और 5वें नंबर पर दक्षिणी कोरिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला।
131वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको यहाँ पर असत्य कथन या कथनों का चयन करना है। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर थी। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, केवल थर्ड गलत है। 132वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसी एक देश द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई है? रूस द्वारा, यूएसए द्वारा, भारत द्वारा, चीन द्वारा। देखिए, चीन द्वारा वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित अपना पहला चंद्रमा बेस बनाने की घोषणा की गई है और यह बेस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 133वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ पुणे में, बंगलुरु में, अमरावती में, नई दिल्ली में। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा कार्नेगी इंडिया के साथ मिलकर किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु प्रौद्योगिकी की भू राजनीति थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 134वां प्रश्न है, समन्वय 2022 निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल वायु और नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 135वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 आयोजित हुआ भारत एवं जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के मध्य, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा लाओस के मध्य, दक्षिण कोरिया तथा ईरान के मध्य, इनमें से कोई नहीं। नवंबर 2022 में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ। इस वर्ष इसका आयोजन साउथ ऑफ कंटो यानी कि जापान में किया गया। इस समुद्री सैन्य अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 136वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम संबंधित है ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से, उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण से, पोटा कानून में संशोधन से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग से संबंधित है। इसको वैध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण से संविधान की किसी भी विशेषता का उल्लंघन नहीं होता है और न ही मूल संरचना का उल्लंघन होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 137वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। यह मूर्ति समर्पित है स्वामी विवेकानंद को, स्वामी रामानुजाचार्य को, स्वामी रामानंद को, आचार्य वाल्मीकि को। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया। यह मूर्ति स्वामी रामानुजाचार्य को समर्पित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 138वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में महिसा अमनी को प्रथम बार मरणोपरांत इस सूची में सम्मिलित किया गया। वह किस देश की नागरिक थी? लग्जमबर्ग, बांग्लादेश, चीन, ईरान। देखिए, महिसा अमनी ये ईरान की नागरिक थी और इन्हें इस सूची में 100वें स्थान पर रखा गया। इसी वर्ष
ईरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में महसा अमनी की मृत्यु हो गई। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। देखिए इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वांडेर को पहले स्थान पर रखा गया है, यानी उर्सुला वांडेर जो है ये पहले स्थान पर नहीं है। वहीं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित भारत की 6 महिलाओं को भी सूची में जगह मिली है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 139वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? वोलोडिमिर जेलेंस्की को, व्लादिमीर पुतिन को, पोप फ्रांसिस द्वितीय को, मिशेल बेचलेट को। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को वर्ष 2022 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 140वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेशर प्रभाव प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? विश्व बैंक, IMF, ILO, एशियाई विकास बैंक। देखिए दिसंबर 2022 में विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में उच्चतम प्रेशर प्रभाव यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2022 में रेमिटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत जो है यानी इंडिया पहले स्थान पर है। सेकंड पर जो है मैक्सिको रहा है, सेकंड पर इंडिया के बाद मैक्सिको है। थर्ड स्थान पर चाइना रहा है रेमिटेंस के मामले में। चौथे पर फिलीपींस है और पांचवें पर मिस्र रहा है। तो ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है। तो आपका सही आंसर है ए वाला। 141वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए नई चेतना अभियान का उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों को साक्षर बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वावलंबी बनाना, शहरी क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के संबंध में जागरूक करना। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन को रोकने के लिए 25 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नई चेतना अभियान प्रारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत सभी भारतीय राज्यों में शुरू किया गया एक अभियान है और इस अभियान की थीम है लिंग आधारित हिंसा। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 142वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी, जस्टिन ट्रूडो, महातिर मोहम्मद, हलीमा याकूब। देखिए 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 41वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। यह पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हुआ। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। यह पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हुआ। इस टूर्नामेंट का पहला मैच कतर और इक्वाडोर के मध्य खेला गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 144वां प्रश्न है, नवंबर 2022 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई? ढाका बांग्लादेश, नई दिल्ली भारत, माले मालदीव, एबिन मॉरिशस। नवंबर 2022 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुई। देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1997 में हुई थी और इसमें कुल 23 सदस्य देश शामिल हैं। 22वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह द्वारा किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? पुस्तक, लेखक, द ओपियम ट्रॉफी, खुशवंत सिंह, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, बॉब डायलन, द हेराम्बी फैक्टर, गुरजीत सिंह। द ओपियम ट्रॉफी के लेखक खुशवंत सिंह हैं। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक
बॉब डायलन है। द हेराम्बी फैक्टर के लेखक गुरजीत सिंह हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही युग्म सही सम्मिलित हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। 146वां प्रश्न है, नागरिकों, उद्योग तथा सरकार को समीप लाने के विषय वस्तु के साथ ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? कटरा, जम्मू एवं कश्मीर, हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात। देखिए ये कटरा, जम्मू और कश्मीर में संपन्न हुआ और इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 147वां प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस हिमालयी पशु को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई? नीलगिरी दाहर, हिमालयी बकरी, हिमालयी याक, हिमालयी बारहसिंगा। देखिए फसाई द्वारा हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। हिमालयी याक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 148वां प्रश्न है, भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर करने की घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा की गई? जयपुर, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। भारत में डोपिंग के खतरे को रोकने हेतु भारत के पहले पूरक आहार परीक्षण केंद्र की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में करने की घोषणा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 149वां प्रश्न है, नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम का आयोजन किस मंत्रालय के सहयोग से किया गया? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य इन दो समृद्ध परंपराओं को करीब लाना और साझा विरासत की एक समझ निर्मित करना है। इससे इन क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 150वां प्रश्न है, जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश होगा। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन इंदौर में होगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार होगी। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। इसी के साथ आपका टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। आपको बहुत जल्दी ही दृष्टि IAS का UPPSC का टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।